हरिद्वार युगों युगों से साधु संत ऋषि मुनि योगियों तपस्वियों की पुण्य भूमि रहा है। और आप सब भाई बहन इस आरोग्य शिविर के बहाने इस पुण्य भूमि में 7 दिन की तपस्या के लिए आए हैं। वैसे दिन तो 7 ही होते हैं, फिर वो चक्रव्यूह घूमता रहता है। जिसके 7 दिन संवर जाएं उसकी पूरी जिंदगी संवर सकती है। जो यहाँ से सीखो बस 7 दिन फिर उसको रिपीट करते रहना आगे, है ना। तो फिर जो है आपके लिए जीवन एक खुली किताब की तरह होगा। जीवन के बारे में आप निर्भ्रांत होंगे। अभी तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज हम 10-11 बड़ी बीमारियों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। और ये ऐसी बीमारियां हैं या तो आपको हो चुकी हैं या आपको हो सकती हैं। जिनको हो चुकी हैं वो इन बीमारियों को मिटा सकेंगे, जिनको नहीं होंगी हुई हैं वो इन बीमारियों से बच सकेंगे। और इसके साथ साथ जीवन के जो मुख्य सिद्धांत हैं, आरोग्य के सूत्र हैं, उनसे भी आपको अवगत कराएंगे। हमारे इस जीवन को ठीक से चलाने के लिए, आरोग्य के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। और यदि इन पर ध्यान देंगे तो सब सदा निरोग रहेंगे। आहार, निद्रा, संयम और व्यायाम, श्रम, जो भी आप कहें। इन 4 चीजों में गड़बड़ी होगी ना तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आहार, निद्रा, संयम और श्रम, व्यायाम। आहार के बारे में 3 बातें जाननी जरूरी हैं। 3 तरह की हमारी प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। और 3 तरह का ही आहार होता है। कुछ आहार ऐसे होते हैं जो वात का प्रशमनम करते हैं, कुछ आहार ऐसे होते हैं जो पित्त का प्रशमन करते हैं, कुछ आहार ऐसे होते हैं जो कफ को संतुलित करने में आपकी मदद करते हैं, और कुछ ऐसे आहार होते हैं जो वायु को बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, कफ को बढ़ाते हैं। तो आपको वात, पित्त, कफ, अपनी प्रकृति का बोध होना बहुत जरूरी है। अपनी प्रकृति की पहचान कि मेरी प्रकृति क्या है। यदि आपकी प्रकृति की आपको पहचान है और उसके अनुसार आप आहार लेते हैं, नींद आपको ठीक आती है, संयम सदाचार का जीवन जीते हैं और परिश्रम, पुरुषार्थ, व्यायाम पूरा करते हैं, तो 100 साल तक आपके आरोग्य का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। यदि प्रकृति के अनुसार आप आहार लेंगे और इन 4 चीजों का पालन करेंगे तो आपकी फिर 8 धातु होती हैं शरीर में। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र या रज। स्त्री और पुरुषों में एक ही भेद होता है, और ओज दोनों में बराबर होता है। ये 8 धातु आपकी पुष्ट होंगी। अभी किसी किसी का भोजन ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो खाना खाते हैं और खाना पैखाने में ही निकल जाता है। किसी को विटामिन ए, किसी को बी, किसी को सी, किसी को डी, किसी को B12 की डेफिशिएंसी है, किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, किसी के शरीर में अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। क्यों? उसमें पहला कारण तो यह है कि जिन चीजों को जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए सामान्य आहार से, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक न होने की वजह से दाल, रोटी, सब्जी, ये जिसको सामान्य रूप से खाने को मिल जाए उसके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि
ज्यादातर लोगों को किसी न किसी चीज की डेफिशिएंसी है। किसी को विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B12, ये सब आप देखते हैं। तो आपका आहार प्रकृति के अनुकूल हो और थोड़ा आप व्यायाम पूरा करें तो इनकी डेफिशिएंसी होगी नहीं, तो रस शरीर में पूरा बनेगा, डाइजेस्ट होगा और शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। रक्त, आप में से बहुत से ऐसे भाई बहन होंगे जिनको खून की कमी होगी। खून की कमी के लिए आजकल बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो चढ़ा देते हैं, जिस ग्रुप का आपका ब्लड है उसी ग्रुप का जो है आपको ब्लड चढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये ठीक तरीका नहीं माना जाता। और फिर आप ऐसे तो नहीं कि हर 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप ब्लड चढ़वाते रहे। तो माताएं बहनें खास करके जिनको ब्लड लॉस काफ़ी होता है मंथली आदि में, मासिक धर्म आदि में, तो वो आयरन की गोलियां खाती रहती हैं। भाइयों में भी बहुतों में कमी रहती है। चलिए मैं पहले ये अष्ट धातुओं को कैसे पुष्ट रखें उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। आहार ठीक लें, संतुलित आहार, सात्विक आहार लें, अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार लें, उसको बोला जाता है रित भूख, हित भूख, मित भूख। चबा चबा करके खाना खाएं, प्रसन्नता के साथ में आहार लें। ऐसे कुछ सामान्य नियम है आहार के, इनका पालन करें। तो फिर खून की कमी के लिए आपको बस प्राणायाम के तौर पर आप कपालभाति करते रहिए और सामान्य रूप से आहार में हरी सब्जियां, लौकी का जूस और आंवला इतना भी मिल जाए तो पर्याप्त है। बाकी व्हीट ग्रास भी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छा काम करता है। अनार खाने से डाइजेशन सिस्टम 100% अच्छा रहता है। मैंने देखा हजारों लोगों पर प्रयोग करके, एक अनार 100 बीमार बचपन में हमने सुना था, लेकिन हमने देखा ये पेट की जितनी भी समस्याएं, खास करके कोलाइटिस की, इंडाइजेशन की और फिस्टुला की और कोलेस्ट्रोल की और बार बार सर्दी जुकाम एलर्जी की, थ्रोट इन्फेक्शन की, वो अनार से ठीक हो जाती है। मैं पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार, इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, मैं पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार अपना ब्लड चेक करवाता हूं। मीन्स मैं साल में 1 या 2 बार तो खुद ही रक्तदान करता हूं। रक्तदान करने से खून बढ़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खून घट जाता है, ऐसा नहीं है। नया खून और तेजी से बनता है और जो बॉडी का सिस्टम है और ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। खैर 18 साल हो गए थे मैंने अनाज नहीं खाया, खाली शाक सब्जी, थोड़ा दूध फल, इसी पर रहता था और मेरा हीमोग्लोबिन 17 और 17.5 से कभी कम हुआ ही नहीं और अभी भी उतना ही है। और मैंने ये प्रयोग हजारों लाखों लोगों पर करवाया। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम है? थोड़ा जिनका हीमोग्लोबिन कम है जरा हाथ उठाना। इसमें बहनों की संख्या ज्यादा है, भाई भी है। जो बहनें कपालभाति करेंगी, बहनें पीरियड के 3-5 दिन छोड़ करके बाकी 25 दिन कपालभाति कर सकती हैं। आपका हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच में रहेगा 100%। किसी किसी का 17 भी हो जाता है अपवाद रूप में, लेकिन 14 से 16 के बीच रहेगा। भाइयों का 16 से 18 के बीच में रहेगा, जो कपालभाति नियमित करते हैं। कितनी अच्छी बात है। हीमोग्लोबिन की कमी से तो थकान बहुत ज्यादा होती है। मेरा एक सीधा सा फार्मूला है, जिसका जितना हीमोग्लोबिन होता है उतने घंटे वो बिना थकान के काम कर सकता है। मेरा हीमोग्लोबिन क्योंकि 17 के आसपास रहता है, इसलिए 17 से 18 घंटा काम करने के बाद भी मुझे थकान नहीं होती है। ये आपको बिना थके काम करने का सूत्र दे दिया है। यहाँ बहनें 4-6 घंटा काम करती है तो फिर पड़ी जाती हैं, फिर इतनी थकान हो जाती है। बस ये कपालभाति करो, सामान्य आहार लो,
आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, भाइयों का भी। आप में से कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया है? योग करके जिन्होंने हीमोग्लोबिन बढ़ाया है खड़े हो जाएंगे जरा, और कितना बढ़ाया है जोर से बोलेंगे जरा, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। हैं? मैंने कहा ना यहां बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। कितना बहन? जोर से बोलेंगे। 7 से 13 किसका हुआ? 9 से 13 उस बहन का। जोरदार तालियां हो जाए उसके लिए। अभी तो बाकी शरीर में थोड़े कष्ट हैं, लेकिन 9 से 13 हीमोग्लोबिन हो गया। ये माताओं बहनों का 9-10 बोतों का रहता है ना, 9, 10, 11, 9 से 13 उसने कर लिया। और 7 से 12, और बहन आपका 13 हो गया। पहले कितना था? 9 थे। 9 से 7 से 12, 13 हो गया आपका। हाँ आप ही का 9 से 11 हो गया, 2 बढ़ गया। अच्छी बात है। 7 से 13, 14 रहता है बहन का। ये तो एक गांव की लगती है ना। हाँ, गांव वाले भी कपालभाति कर लेते हैं, इसमें कौन से MA BA करने की जरूरत है? वैसे ही कर लिया। कितने से? 10 से 16 हो गया। बहनों का 16 होना बहुत आइडियल होता है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 10 से 16 कर लिया, बताओ। और भाई आपका 17, कितना था पहले? 14 से 17 कर लिया। मैंने कहा ना पुरुष 17 तक जा सकते हैं। ये सामने ही खड़ा है आपका बाबा जी। 10 से 13 है। हाँ? बुढ़ापे में भी खून जवान रह सकता है। अच्छा, जवानी और बुढ़ापे का मतलब क्या होता है भाई? जब खून जवान है, चमड़ी जवान है, योग करोगे तो चमड़ी जवान रहेगी, खून जवान रहेगा, हड्डियां जवान रहेंगी। इसलिए कहते हैं न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। उसको बुढ़ापा, मृत्यु ये सब कुछ नहीं आता। और आपका बहन 8 से 12, 11 से 14, 9 से 13। एक बार इन सब का अभिनंदन है। और एक बहन तो पीछे अभी और खड़ी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कोई सुनी सुनाई बातें, घड़ी घड़ाई बातें नहीं है। क्या हुआ बहन जी? आप भी जोर से बोल दो। 10 से 15 पहुंच गई बहन। बहुत बहुत अभिनंदन है, खुश रहो। तो ये अब देखो, रस रक्त की मैं बात कर रहा था। आहार पचेगा पूरा, खून पूरा बनेगा। अब मांस, किसी में मांस कम है, किसी में ज्यादा है। जिनमें कम है वो अश्वगंधा और शतावर लिया करो दूध के साथ। 2-4 बीच बीच में ऐसे भी फंसे हुए हैं जो बहुत पतले हैं, बोले बाबा जी आपने तो हमारा और घटा दिया। 2-4 दिन शुरू में घटता है, जिनका है ना कमजोर होता है ना शरीर, एक बार शुद्धि होती है शरीर की। तो दूध के साथ अश्वगंधा और शतावर चूर्ण ले लो तो फिर फर्स्ट क्लास तबीयत आएगी। जितना चाहिए उतना बढ़ जाएगा। जिनको मांस फैट कम है उनको अश्वगंधा शतावर लेना चाहिए, दूध के साथ केला लेना चाहिए, दूध के साथ खजूर, खजूर दूध लेना चाहिए, दूध और आम। ये सब वेट पुटअप करने के लिए है। कितने ऐसे भाई बहन हैं जो वजन बढ़ाना चाहते हैं? जो बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं ये। आप में से कई हैं जो बढ़ाने वाले हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो अश्वगंधा, शतावर, दूध और केला, दूध और आम, दूध और खजूर, ये सब वजन बढ़ाने वाले। और नियमित व्यायाम, ये बहुत जरूरी है। तो देखो, जितना आपको सुलभ हो जाए सात्विक आहार, बस उतना सा ले लिया करो। अच्छा, जो अब जिनका वजन बढ़ गया वो क्या करें? बैलेंस रहना चाहिए ना। वजन बढ़ गया, अब ये मोटापा, इससे काफी परेशान है काफी भाई बहन। इसके लिए 10 तो अभ्यास योग के, अनुलोम प्राणायाम 10 अभ्यास 50-50 बार करो।
और आहार पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा। आहार, नींद, नींद भी बहुत जरूरी है। देखो, मैं अपना अनुभव कहता हूं, मैंने जब अपने देश को संकट में देखा तो मैंने दिन और रात को नहीं गिना। मैंने शरीर के ऊपर जरूर अत्याचार किए, लेकिन भारत माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उससे उसकी रक्षा करने में भगवान ने सफलता दी। लेकिन मैंने देखा इन पिछले 5-6 वर्षों के दरमियान मैंने निद्रा पर ध्यान नहीं दिया। कभी 2 घंटा सोया, कभी 4 घंटा सोया, कभी तो सोया ही नहीं। रात रात भर में 500-500 हजार किलोमीटर चलता रहा। कभी ट्रेन में थोड़ी देर नींद आ गई तो ठीक है, कभी गाड़ी में थोड़ी देर नींद आ गई तो ठीक है। मेरी हालात ये रहती थी कि मैं कार्यक्रम करता फिर आगे चल देता, और बैठते ही मुझे नींद आ जाती थी। कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट। अच्छा, गांव से गुजरता था मैं, तो एक गांव से गुजरा, दूसरा गांव आएगा 10 मिनट बाद, तो थोड़ी सी नींद लगी, फिर दूसरी भारत माता की जय, वंदे मातरम फिर वहां उनकी नमस्ते लेके उनको आशीर्वाद देके फिर आगे बढ़ता था। तो इससे मेरे शरीर को कष्ट पहुंचा, मुझे पता है। आप लोग तो जो है देखते हैं कि बाबा जी बहुत एकदम तंदुरुस्त है। देखो, मैं तंदुरुस्त हूं, लेकिन शरीर को जो हानि पहुंची उससे मेरे शरीर में पित्त बढ़ गया। क्योंकि निद्रा यदि नहीं लेंगे, और इसके और बहुत से दिक्कत आती है। जो माताओं बहनों को इधर ये काला काला रहता है, चेहरा ढला ढला सा रहता है, चेहरे पर नूर नहीं होता है, शरीर थका थका सा रहता है, और भी कई तरह की नींद पूरी ना होने से बहुत तरह की दिक्कत आती है। हम तो झेल गए, शरीर थोड़ा सा मजबूत था। आप लोग इसका ध्यान रखना। फिर जो है मैं बात कर रहा था मोटापा, तो मोटापा कम करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएं, जरा उसका ध्यान देना। मोटापा कम करने के लिए एक तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट में भी फिर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट जो कृत्रिम तरीके से आजकल लेते हैं ना, आजकल डाइट तैयार आती है और उसी को डब्बा बंद प्रोटीन डाइट खाते रहते हैं, वो बहुत हार्मफुल है, ठीक नहीं है। तो बहुत हेल्दी प्रोटीन होता है मूंग की दालों में, और बहुत हेल्दी प्रोटीन होता है फैटलेस मिल्क, पनीर और दही छाछ में, है ना, उसको लिया करो। और बहुत हेल्दी प्रोटीन होता है चने में और जौ में भी, जो थोड़ा सा ठंडा होता है, ताकतवर तो बहुत होता है, सबसे सात्विक होता है। जिनको जोड़ों में दर्द है और जो है थोड़ा सा वायु की प्रकृति है, वो थोड़ी मात्रा में लिया करें जो ठंडा होने से। तो आपको चने के आटे की रोटी खानी चाहिए जो मोटापा कम करना चाहते हैं। और आश्रम का एक दलिया आता है, गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, 4 चीजें मिला हुआ, आरोग्य दलिया। तो उसमें थोड़ा सब्जी आदि और डाल ले, उसको ज़्यादा पानी में पकाना चाहिए। 500 ग्राम दलिया 700 ग्राम मैंने 50 ग्राम दलिया 700 ग्राम पानी में पकाना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके पकेगा वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और उससे भूख ज़्यादा नहीं लगेगी आपको, और शरीर को पुष्टि पूरी मिल जाएगी। इसमें सारे पोषक तत्व हैं। एक चने की रोटी पर्याप्त है, उससे ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं। एक चने की रोटी, सब्जी, 1 कटोरी दाल पतली, मूंग की दाल छिलकी वाली हो तो अच्छी, बाकी थोड़ी थोड़ी दालें, मिक्स दाल थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं। कैंसर के कई कारणों में से एक या आधी रोटी शाम को, और थोड़ी दाल, सब्जियां, और फलों में जो खरबूजा होता है ना, ये तरबूजा, वाटरमेलन लाल वाला, ये पेट की पूर्ति पूरी हो जाती है और वजन नहीं बढ़ता इससे। इसलिए नेचुरोपैथ में भी मोटापा वालों को इसी को ज्यादा खिलाते हैं, पेट भी भर गया और वेट नहीं बढ़ेगा। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जिनको वेट कम करना है वो गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। इसी से आप 1 महीने में 3 से 5 किलो वेट कम कर सकते हैं। इसका बड़ा इफेक्ट होता है, आदत पड़ जाती है। मैं तो पिछले करीब 20 सालों से गर्म पानी ही पीता हूं, ठंडा पीता ही नहीं।
चीन और जापान में मैंने इसका प्रयोग देखा, वहां लोग गर्म पानी ही पीते हैं। अब थोड़ा बहुत लोगों की जीवन शैली बदली है। वहां मैंने देखा मोटा आदमी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और यूरोप में ज्यादातर लोग ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज का पानी तो नहीं पीना चाहिए, ये फ्रिज भी बड़ी बीमारी है। फ्रिज का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए। कभी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए कभी प्रयोग कर लिया तो अलग बात है। बाकी जो है फ्रिज का ठंडा दूध, आपको ठंडा दूध पीने की आदत है तो आपको एक तरीका बताते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया। थाली में दूध डाल दीजिए, पंखा चला दीजिए। कितनी भयंकर ठंड गर्मी पड़ रही है ना, वो दूध फ्रिज जैसा ठंडा हो जाता है और नुकसान नहीं करता। जिनको एसिडिटी होती है तो ठंडा दूध पीने के लिए लोगों की आदत बन जाती है, और खास करके गर्मी में ठंडा दूध पीने के लोगों को अच्छा लगता है। तो थाली में ठंडा करके पिए। थाली में डाल दीजिए दूध और पंखा चला दीजिए। आप गिलास में डाल करके उसको पकड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे फ्रिज में से निकाल करके आया है। उसकी ऐसी प्रकृति हो जाती है। खैर, तो जिनको मोटापा है वो ठंडी चीजें से तो वैसे भी उनको गर्म पानी पीना। उनको अश्वगंधा के पत्ते मिल जाते हैं, यहाँ पौधे दे देंगे आपको, पूरे देश में होता है अश्वगंधा। 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम उसको खा लें चबा करके, और ऊपर से गर्म पानी पी लें। हमने ये देश में करीब 20 साल पहले बताया था, और अब मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां वो स्लिम टी के नाम पर वही अश्वगंधा के पत्तों को और पैकिंग करके बेच रही हैं, और करोड़ोंपति अरबोंपति हो गई है। और उसमें से अश्वगंधा जो एक्चुअल जो फायदा होता है अश्वगंधा का, वो हरे पत्तों से होता है। अश्वगंधा के 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम खाओ, नमक मीठा बंद कर दो, और प्राणायाम नियमित रूप से करो। तो मैंने 1 महीने में 15 से 20 किलो तक लोगों का वजन घटाया भाई बहनों का। इतना जबरदस्त लाभ होता है अश्वगंधा के पत्तों से। फिर जिनको वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, मैंने देखा 3 से 5 किलो का फर्क पड़ जाता है मेदोहर वटी खाने से। मेदोहर वटी 2-2 गोली गर्म पानी के साथ खा ले। सुबह खाली पेट खा लें, सबसे अच्छा रहता है। शाम को भी 1 से 2 गोली, किसी किसी को गर्म पड़े तो 1 गोली, नहीं तो 2 गोली खा सकते हैं। मेदोहर वटी। लौकी का जूस और आंवले का रस, ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए और मोटापा के लिए रामबाण है। 5 किलो तो 100% आप कम कर सकते हो 1 महीने के अंदर। ये मैंने योग के अलावा बता रहा हूं, योग से जो होगा तो अलग है। मैंने बिना योग किए भी आपने लौकी का जूस और आंवले का रस पिया तो आपका 3 से 5 किलो तो 100% वेट कम हो जाएगा। बीपी आपका नॉर्मल आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो जाएगा, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, और स्किन की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और यूरिन इन्फेक्शन और जो है कई तरह के यूरिन की जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्टेट आदि की, यूरिनरी ब्लडर आदि की, वो भी दूर हो जाती है। लौकी का जूस करीब 200 ml और आंवले का जूस करीब 3 से 5 चम्मच, जितना जिसकी अनुकूलता पड़ती है। ये बहुत जबरदस्त है मोटापा के लिए। 10 व्यायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। मोटापा के कारण कितने हो सकते हैं? सब बीमारियों के कॉमन 7-8 कारण हैं। सब बीमारियों का एक कारण जेनेटिक। आपको जेनेटिक भी मोटापा हो सकता है। आपके जिनके माता पिता अथवा दोनों में से एक खानदान में मोटापा है तो जीन्स है ना, पेड़ पौधे हो या वनस्पतियां हो या अनाज हो, उसमें भी जेनेटिक इफेक्ट आता है। तो जीन्स के कारण से मोटापा होता है। और सारी बीमारियां, चाहे वो थायराइड की बीमारी है, ये थायराइड की भी बीमारी आजकल बहुत हो गई है, और मोटापा का एक कारण थायराइड भी है। थायराइड के लिए मैंने आपको पॉइंट भी बताया, कपालभाति। कपालभाति ऐसे करते करते दबा लिया करो, 7 दिन में आपकी गोली छूट जाएगी 100%। यही पहले दिन से छोड़ दो और आप करो कपालभाति, और ये करते रहना। कपालभाति करते करते 5 मिनट इधर दबा लिया,
5 मिनट इधर दबा लिया, 5 मिनट यहाँ पैर में दबा लिया, 5 मिनट दूसरे पैर में दबा लिया, 20 मिनट कपालभाति हो गया, 20 मिनट में एक्यूप्रेशर भी हो गया, और ये थोड़ी देर रोक के ऐसी बात होती। थायराइड क्योर हो जाता 100%। मेडिकल साइंस में बोला जाता था थायराइड क्योर नहीं होता, बीपी क्योर नहीं होता, अर्थराइटिस अस्थमा क्योर नहीं होता, हेपेटाइटिस क्योर नहीं होता। ये सब बीमारी हमने क्योर की हैं। आप में से भी होंगे शायद ऐसे, आप में से जिनका जो है बीपी क्योर हो चुका, ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हो गई, ऐसे कितने भाई हैं जिनके ब्लड प्रेशर की गोलियां बंद हुई हैं? जरा दोनों हाथ हिलाएंगे। मेरे सामने इधर ही भाइयों में ही हैं 6-7 भाई तो, और बहनों में जिनकी बंद हो गई बीपी की गोली, बहनें भी ऐसी 6-7 बहनें तो यहां पर भी। वर्ल्ड में आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि मेडिसिन से, माने एलोपैथिक दवाइयों से किसी का बीपी क्योर हो गया हो। यहां आपके सामने ही है, और बाकी कब हो जाएगा? अभी जैसे आपको मैंने बताया था अनुलोम विलोम और थोड़ा बढ़ा दो, पहले ही दिन से बीपी की गोली में बंद कर देता हूं, पहले ही दिन से थायराइड की गोली में बंद कर देता हूं। और आपको थायराइड की गोली बंद करा के आप थायराइड के टेस्ट करवा लेना, आपका थायराइड नॉर्मल मिलेगा 100%। और थायराइड की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो भी ठीक हो जाएंगी। मैं कहता हूं थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, शुगर की कॉम्प्लिकेशंस, ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस, रोग और रोग के जो साइड इफेक्ट हैं, रोग और उसके कॉम्प्लिकेशंस, दवा और उसके साइड इफेक्ट, ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है एक। इसमें जो फंसा वो निकल नहीं पाता। चलिए, मैं बता रहा था मोटापा का एक कारण थायराइड है, एक कारण मोटापा का जो है जेनेटिक है, फिर खान पान की गड़बड़ी है, फिर कई बार ऑपरेशन आदि के कारण से, दवा आदि के भी साइड इफेक्ट से मोटापा हो जाता है, मेहनत शारीरिक पूरी न करने के कारण से भी हो जाता है। तो यही जनरल जो है। फिर कुछ बीमारी अलग है, जैसे टीबी है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज तो बहुत थोड़ी होती हैं। तो कोई भी कारण हो बीमारी का, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इनसे दूर होगी वो बीमारी। मोटापा के लिए आपको बताया। आप में से पहले भी काफी भाई बहन मोटापा कम करके आए हैं, यहां आने के बाद अब शुरू हो ही गया। आज से आधा किलो से लेकर के 1 और 1.5 किलो तक, कल तक आपका किसी का 1.5, किसी का 2 किलो तक भी कम मिलेगा। अभी शाम को भी करवाएंगे ना, अभी थोड़ी देर बाद। चलिए, मैं कहता हूं रस, रक्त, मांस कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं। मांस, मेद, जो हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है ना, वो भी मजबूत होनी चाहिए, और मसल्स भी मजबूत होने चाहिए। मेद माने मसल्स, मांसपेशियां। अब होता क्या है, आप अक्सर जो वेट कम करने का तरीका जो अक्सर घरों में अपनाते हैं बेटियां और भाई, खास करके बेटियों में बहुत ज़्यादा होता है, भूखे रहना शुरू कर देती हैं। तो वो उसमें क्या होता है, मसल्स भी वीक हो जाते हैं, पूरे शरीर में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है, और शरीर बेकार हो जाता है। नहीं, हार्मलेस वेट लॉस करना चाहिए, मसल्स वीक नहीं होने चाहिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन डाइट लो, थोड़ा सा छाछ ले लो, थोड़ा दाल ले लो, चना ले लो, कोई ऐसी चीज प्रयोग कर लो जिससे कि प्रोटीन मिलता रहे शरीर को। फैट लेस, कम फैट वाला या बिना फैट वाला दूध लो, पनीर लो, दही लो, ये खैर। तो इससे मांसपेशियां अच्छी रहेंगी, मसल्स हमारे मजबूत रहने चाहिए। नहीं तो फिर जो है धीरे धीरे करके पूरा शरीर बेकार हो जाता है। मसल्स सबके मजबूत होने चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। हड्डियों के लिए क्या करें, हड्डियों के लिए कैल्शियम की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया अभी कि आयरन के लिए कैल्शियम जो है गोलियां खाने की जरूरत नहीं, लोहे की, खून के लिए कैल्शियम काफी गोलियां खाते हैं। विदेशों में तो लोग चूसने की, खाने की बहुत तरह की बनाए बैठे हैं, लेकिन वो कोई भी चीज प्राकृतिक तरीके से ली जाए ज्यादा बेहतर होती है। तो कपालभाति करेंगे तो इससे हड्डियां आपकी मजबूत रहेंगी, कैल्शियम पूरा एब्जॉर्ब होगा। जो आप सामान्य खाना खाते हो, दाल रोटी सब्जी खाते हो, 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही लेते हो, उससे
कैल्शियम की पूर्ति पूरी हो जाती है, बस डाइजेस्ट होना चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और जो है बोन मेरो, ये भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा प्राणायाम करोगे सामान्य। शुक्र रज, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, ये पुरुषों के लिए उनके शुक्र को पोषण देता है। दूध ये शुक्र को पोषण देता है। शिलाजीत ये शुक्र को पोषण देता है और ये मोटापा और अस्थमा, अर्थराइटिस, इनमें भी लाभ करता है। माताओं बहनों के जो है रज की कमी होने से, उनके अंडा के ओवम की कमी होने से उनको भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको शिवलिंगी पुत्र जीवक का इस्तेमाल करना चाहिए और शतावर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत होती है तो फल घृत भी हम 1-1 चम्मच गाय के दूध से खिला देते हैं और कपालभाति करा देते हैं। जिनका स्पर्म 0 था या 2-4 था या माताओं बहनों को ओवम नहीं बनता था, उनको भी बनने लग जाता है। ये तो मैंने बताया सप्त धातु। फिर 8वीं धातु ओज। कपालभाति का मतलब ही है, कपाल बने माथा, भांति माने दीप्ति, ओज तेज। कपालभाति करने से हमारे चेहरे पर और पूरे शरीर में एक ओज तेज आता है। जब हमारे मन में वासनाएं होती हैं, विकार होते हैं, तो हमारा ओज का क्षय होता है, शुक्र का, रज का क्षय होता है। जब हम ध्यान करते हैं, सात्विकता से परिपूर्ण जीवन जीते हैं, तो अपने आप सब कुछ परिवर्तित होता है। तो अष्टधातु का सिद्धांत बताया। अब त्रिदोष का सिद्धांत और समझ लो। थोड़ा सा वायु की चीज खाई, थोड़ा सा आपने मटर खा लिया, थोड़ा सा कोई खट्टी चीज खा ली, थोड़ा सा कोई भारी चीज खा ली, उड़द की दाल खा ली, राजमा खा लिया, चना खा लिया, थोड़ा सा कोई वायु की चीज खाई, ठंडी चीज खाई, वायु की चीज खाई, तो शरीर दुखने लगता है, गैस बहुत बनने लगती है। तो जो है थोड़ा बादल हुआ तो ये लक्षण है उसका। बादल होने से उसको जोड़ों में या कमरे में दर्द हो जाएगा, अकड़ जाएगा पूरा शरीर। तो वायु की प्रकृति ठीक नहीं होती है। किसी को वात, किसी को पित्त, किसी को कफ प्रदान होता है, किसी किसी को तीनों दोष सम रहते हैं। सम होना सबसे अच्छा है। तो वायु की प्रकृति है, तो आपको जरा सी वायु की चीजें लेने से या आकाश में बादल होने से आपको तुरंत पता लग जाता है। एक तो कोष्ठगत वात होता है, एक फिर स्नायुगत, फिर अस्थिगत वात आ जाता है, उसी को अर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस और फिर गाउट, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है गाउट आदि में खास करके। खैर, मैं आपसे कह रहा था कि प्रकृति की पहचान। वात, इसका उपचार भी बताएंगे आपको। पित्त, जरा सी गर्म चीज खाई, लाल मिर्ची आ गई या हरी मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा आ गई, कोई मसाला थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई काली मिर्च थोड़ी सी खा ली, जरा सी थोड़ी गर्म चीज खाई या थोड़ा कम पानी मिला, थोड़ा सा समय से थोड़ा सा खाना नहीं खाया, तो एसिडिटी होनी शुरू हो जाती है, शरीर में जलन हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है, पेशाब में जलन हो जाती है, पूरे शरीर में बर्निंग होने लगती है, गुस्सा बहुत आता है। वायु की प्रकृति वाले थोड़े कमजोर होते हैं, पित्त की प्रकृति वाले थोड़े गुस्सैल होते हैं, और कफ की प्रकृति वाले ठंडे होते हैं, थोड़े मोटे भी होते हैं। उनसे कोई ऐसे बोल भी देना, कोई मोटा मोटी कह के उनको चिढ़ाए तो उसमें भी हंस देते हैं, बोले खाते पीते घर के, कोई बात नहीं, ऐसे मस्त रहते हैं। तो माने ये कफ की प्रकृति ज्यादा होती है ऐसे लोगों की। और उनको, पित्त वालों को, जैसे मैंने कहा ना, पित्त की अभिव्यक्ति आंखों से होती है, लाल हो जाती है आंखें, फिर उनको मतलब जो है एसिडिटी टाइप भी हो जाता है, पेट में जलन हो जाती है, मल मूत्र में भी जलन होती है और कई तरह से दिक्कत आती है। कफ की प्रकृति वालों को जरा सा चिकनी चीजें ज्यादा खा ली, ठंडी चीजें खा ली, ठंडे पानी से उनको कफ बनने लगता है। दूध भी थोड़ा ज्यादा पी लिया, घी ज्यादा खा लिया, कोई थोड़ा सा भी, तो एकदम से उनको कफ बढ़ने लगता है। आप योग करेंगे तो साल में एक बार भी आपको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगा, बड़ी बीमारी की तो बात छोड़ो। ये मैंने हजारों लाखों लोगों पर करवाया। ऐसे में लोगों को जानता हूं जो नियमित रूप से प्राणायाम कर रहे हैं पिछले 10-15 सालों से, उनको एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ, गला खराब भी नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है। नहीं तो सर्दी जुकाम बुखार, थ्रोट इन्फेक्शन, ये तो चलता ही रहता है। खैर,
तो वायु की प्रकृति वालों को भारी चीजें जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, चना, छोला, ये सब उनको अनुकूल नहीं पड़ता है। वायु की प्रकृति वालों को उससे वायु बढ़ जाता है। खट्टी चीजें, ऐसे नींबू बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन खट्टा खाया और दर्द बढ़ जाता है। ठंडा खाया थोड़ा सा दर्द बढ़ जाता है। लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन अर्थराइटिस वाले लेते हैं तो उनको जाम हो जाता है। तो ठंडी चीजों से और जिन चीजों के लेने से अपने को पता लग जाता है। मटर से वायु बनता है, आलू ज्यादा खाओ तो वायु बनता है। फूल गोभी बहुत ज्यादा वायु बनाती है। फूल गोभी खाओ तो एकदम डकार आने शुरू हो जाती है। फूल गोभी, फिर फूल गोभी में डाल देते हैं मटर, फूल गोभी ऊपर से मटर, फिर उससे और ज्यादा वायु बन जाता है। उससे गैस बनती रहती है, जोड़ों में दर्द भी होता है। अब खीरा बहुत अच्छा है, मैंने देखा खीरा ज्यादा खिला दिया तो अर्थराइटिस वाला जकड़ गया। तो लौकी का जूस अर्थराइटिस वालों के लिए नहीं है, उनको सूप पीना चाहिए। लौकी का पीना है तो सब्जी खानी चाहिए, उसकी तासीर बदल जाती है। फिर लौकी की सब्जी बनाने पर तासीर बदल जाएगी, लेकिन जूस पीने से अर्थराइटिस वालों को नुकसान हो सकता है, तो उनको सूप पीना चाहिए। तो ये अर्थराइटिस के बारे में, खान पान के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। वायु, कफ, पित्त। अब पित्त वाले हैं तो पित्त वालों को तीखी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लौकी का सेवन करो, 101 ग्राम वो ले लो गेहूं, 1 गिलास पानी में भिगो दो, अगले दिन सुबह सुबह पी लो छान कर, नितारा हुआ जो पानी है। 3 दिन तक वो गेहूं का प्रयोग करेंगे, अगले दिन दूसरा नया पानी डाल दीजिए गिलास, फिर उसको अगले दिन पी लीजिए। ऐसा कुछ दिन तक ऐसा करने से पेट का सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। एसिडिटी नहीं तो किसी किसी को इतनी एसिडिटी इतना ज्यादा होता है, खाना खाते ही एकदम खट्टा हो जाता है। दूध पिया और पीने के 15 मिनट बाद ही जलन शुरू, खाना खाया उसके बाद तुरंत जलन शुरू, उल्टी करनी पड़ती है, यह हालत हो जाती है। किसी किसी को तो हाइटस हर्निया तक हो जाता है, बाद में वो खाना भारी निकलता रहता है। रात को सीधे नहीं सो सकते हो, ऐसे थोड़ा ऊंचा होकर के सोना पड़ता है उनको, यह हालत हो जाती है। तो वात, पित्त, पित्त प्रकृति वाले जो है, पित्त बढ़ाने वाले आहार से बचें, गर्म आहार से बचें, उनको अंकुरित लेना चाहिए। और जो है जिनकी पित्त प्रकृति है उनको व्हीट ग्रास बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा उनके लिए बहुत अच्छा होता है। चबा चबा कर क्यों खाना खाएं, बिना मसालेदार खाना खाएं, कच्चा जितना भी हो सकता है सलाद आदि खाएं। कफ, कफ वालों को घी से, चिकनाई से, ठंडी चीज़ों से, दूध से भी बचना चाहिए। दूध में भी पीना है तो थोड़ा शतावर, हल्दी, शिलाजीत आदि लेना चाहिए। वात, पित्त, कफ, तीनों प्रकार की प्रकृति के बारे में आपको त्रिदोष का सिद्धांत, अष्टधातु का सिद्धांत बताया, और एक अग्नि का सिद्धांत और बता देता हूं। 7 धात्वाग्नि होती हैं, पंचभूताग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज। 5 भूताग्नि होती हैं जो है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, और एक जठराग्नि। जठराग्नि ठीक है तो सारी अग्नि ठीक रहेंगी, और अग्नि ठीक रहेगी, कहते हैं पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। ये पेट बहुत गड़बड़ रहता है, हमको हम ऐसे कह देते हैं मेरा पेट ठीक है जी, कहाँ ठीक है? पेट ठीक तो मोटापा हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो, मुझे आप 1 किलो शुगर खिला दो तो मेरा 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ेगा। 2 किलो गन्ने का जूस पिला दो, 1 किलो गुड़ खिला करके ऊपर से दूध पिला दो। आप कहोगे तो ऐसा कर सकता हूं, ऐसा करता नहीं हूं मैं, लेकिन मैं 1 किलो गुड़ खा जाऊंगा तो भी मेरा 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ेगा। और आप पानी भी पीते हो तो फोके पानी से वजन बढ़ता है, क्यों? पेट, और पेट से जुड़ा फिर पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मोटापा होता है। तो मुझे लगता है मोटापा के बारे में आप काफी एजुकेट हो गए होंगे, अब तो दूसरों को भी आप पतला कर सकेंगे। आप लोग ब्यूटी पार्लर खोल लेना, फिर स्लिम सेंटर खोल लेना आप, है ना, और खूब भी बहुत ब्यूटीफुल रहो। भगवान ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है, किसी को रिझाने के लिए नहीं, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, मुझे अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जैसे मेरा शरीर भगवान ने मुझे दिया था, जाते समय में वैसे ही भगवान को शरीर लौटा करके जाऊंगा, जाऊंगी, ऐसा सोचना। किसी की प्रसन्नता के लिए, किसी को रिझाने दिखाने के लिए, किसी को
प्रसन्न करने के लिए नहीं, मोटापा। ठीक है। अब मधुमेह, अब देखो शुगर में दो तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2। एक में तो गोली से काम चल जाता है, दूसरे में तो इंसुलिन लेना पड़ता है, और इंसुलिन 10-20 से शुरू करके फिर 50-100 तक चले जाते हैं लोग, और शरीर में इतने जो है वो इंजेक्शन लगा लगा करके पूरा शरीर छलनी कर लेते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मंडूक आसन, शशक आसन, वक्रासन, गोमुखासन और मंडूक आसन की तरह ही योग मुद्रासन, ये 5 आसन कर सकते हैं सबके लिए। 5 आसन। बनी हुई औषधियों में मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी और नीम घनवटी, ये 3 औषधियां हमने देखी। पहले हम केवल मधुनाशिनी देते थे तो उसमें किसी किसी को पूरा लाभ नहीं होता था, तो मैंने अब एक ये नया कॉन्सेप्ट निकाला, गिलोय से मोटापा भी कम होता है, शुगर भी बैलेंस होती है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। इसलिए मैं कहता हूं 3 औषधियों का सेवन कर लो, गिलोय, आंवला, एलोवेरा। सुबह उठ करके 2 चम्मच आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा और 1 से 2 गोली गिलोय की सुबह सुबह खा लीजिए। 100 साल तक आप स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इनकी बड़ी महिमा कही है आयुर्वेद शास्त्र में, मैं आपको संक्षेप में कुछ बातें कह रहा हूं। शुगर के लिए भी, मोटापा के लिए भी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, प्लेटलेट्स के लिए, कैंसर तक के लिए गिलोय बहुत अच्छी होती है। तो गिलोय की वटी, नीम की वटी और मधुनाशिनी, तीनों लेने से 100% शुगर कंट्रोल आ जाएगा आपका, और धीरे धीरे इंसुलिन भी बंद हो जाएगा। जिन बच्चों के बारे में कहा जाता है कि इनको इंसुलिन बनता ही नहीं है, ऐसे भी बच्चों को हमने नियमित रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन आदि करवाया। वक्त तो लगता है उसमें, लेकिन उसमें भी कामयाबी हमको मिली है। और अभी तो हम बहुत जल्दी ही एक शोध करने वाले हैं, कपालभाति आधा घंटा करो। कपालभाति कितनी देर? आधा घंटा। आधा घंटा कपालभाति करने से डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नॉन डायबिटिक। डायबिटीज के पेशेंट रसगुल्ला खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं और कहते हैं बाबा जी शुक्रिया, नहीं तो हमारी तो जिंदगी का सारा मजा ही किरकिरा हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप लोग आज से ये कार्यक्रम शुरू कर दो कि बाबा जी ने कहा था, तो भैया पहले आधा आधा घंटा कपालभाति करो। 3 महीने में ये पूरा रूपांतरण देखने को मिल जाता है। और 9 महीने में, देखो मैं आपको एक लाभ बताता हूं, 1 क्षण में रूपांतरण होना शुरू होता है, और 3 दिन में, 7 दिन में तो आप उसको अधिक देख सकते हो। 3 माह में सामान्य बीमारियां, 9 माह में पूर्ण रूपांतरण। ये टाइमिंग, समय कितना लगेगा? 1 क्षण आप कपालभाति करते हो ना, इसका भी लाभ है। एक बार आप अनुलोम विलोम करते हो ना, ऐसे ही कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जिनको बड़ा लाभ पाना है उनको फिर 3 महीने या 9 महीने लगातार प्राणायाम करना है। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था मधुमेह की। मधुमेह में भी ऐसे ही लगातार 3 महीना पूरी प्रामाणिकता के साथ योग अभ्यास किया जाए। गिलोय घनवटी, नीम घनवटी और मधुराशिनी इसका प्रयोग करने से मधुमेह 100% अच्छा हो जाता है। इसमें खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये बड़ा लाभ देता है। और भी बहुत से प्रयोग हमने किए, लेकिन ये सबके लिए इजी है और बहुत जो है लोगों पर इसका हमने प्रयोग किया है। मधुमेह, अब मधुमेह के कारण से अब देखो, आप इसका तुलना देख लो। अब शुगर, बीपी, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीजें ज्यादातर लोग, और पेन्स के लिए दवाइयां अलग अलग लेते हो, अलग बात है, लेकिन 3 चीजें तो माने कोलेस्ट्रॉल के लिए
हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज के लिए ज्यादातर लोग दवाई खाते हैं एलोपैथी की। अब इसके साइड इफेक्ट सुन लो। कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से लीवर खराब होता है। हर तीसरे महीने डॉक्टर आपको बुला करके लीवर चेक करता रहता है। फैटी लीवर, फिर हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस ए बी सी, फिर लीवर सिरोसिस, बड़ा खतरनाक चक्रव्यूह है। आप हृदयामृत लेते, अर्जुन की छाल लेते, कपालभाति करते हैं, लौकी का जूस पीते हैं, तो 100% आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और उसके साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस का तो कोई प्रश्न ही नहीं, बल्कि उसके और लाभ बहुत होंगे। ये ऐसे ही हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे, दवा लेते लेते ही ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हाइपरटेंशन के कारण से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर, ये सब केस होते हैं। योग करेंगे तो ना तो बीपी रहेगा, ना बीपी के कॉम्प्लिकेशंस। जेनेटिक बीपी भी हमने लाखों लोगों का ठीक किया। जेनेटिक बीपी बड़ा क्रिटिकल होता है। तो फिर कितनी बढ़िया बात है। जेनेटिक शुगर, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल, किसी का हाई साइड में होता है, किसी के कुल खानदान में। अब इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सब नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन एसिडियल या हाई लेवल पर होना चाहिए। बाकी चीजें लोअर लेवल पर होनी चाहिए। बाकी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये ज्यादा होना चाहिए। योग से ऐसे ही हो जाता है।